Chapter 29 The Judgment Section 392 to Section 406 ये प्रोविजंस क्रिमिनल ट्रायल में जजमेंट देने की पूरी प्रक्रिया को डिफाइन करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करती है, किस लैंग्वेज में जजमेंट लिखा जाता है और किस तरह से एक्यूज्ड को उसका हक मिलता है जजमेंट के बारे में जानने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर 29 सेक्शन 392 टू 406 का ओवरव्यू। सेक्शन 392 जजमेंट। सेक्शन 392 बात करता है हर क्रिमिनल ट्रायल के बाद कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करते हैं। ये जजमेंट ट्रायल के तुरंत बाद या मैक्सिमम 45 दिन के अंदर दिया जाता है, जिसका नोटिस पार्टीज या उनके एडवोकेट्स को दिया जाता है। जजमेंट अनाउंस करने के 3 तरीके हो सकते हैं: पूरा जजमेंट डिलीवर करना, पूरा जजमेंट रीड करना, या सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट रीड करके उसका सब्सटेंस एक्सप्लेन करना ऐसे लैंग्वेज में जो एक्यूज्ड या उनके एडवोकेट समझ सकें। अगर पूरा जजमेंट डिलीवर किया गया है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका ट्रांसक्रिप्ट शॉर्ट हैंड में नोट करके साइन करते हैं और डेट मेंशन करते हैं। अगर जजमेंट रीड किया गया है तो हर पेज साइन करना जरूरी होता है। अगर ऑपरेटिव पार्ट समझाया गया है तो पूरा जजमेंट या कॉपी पार्टीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराना जरूरी होता है। और कोर्ट कोशिश करती है कि 7 दिन के अंदर जजमेंट अपने पोर्टल पर अपलोड कर दे। इसके अलावा अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है तो उसे पर्सनली या वीडियो ऑडियो के थ्रू जजमेंट सुनाया जाता है। अगर एक्यूज्ड फ्री है तो कोर्ट अटेंडेंस मांग सकती है, एक्सेप्ट जब ट्रायल में पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस हो गई हो और सेंटेंस फाइन हो या एक्यूज्ड एक्विटेड हो। अगर मल्टीपल एक्यूज्ड हैं और कुछ एब्सेंट हैं तब भी कोर्ट जजमेंट अनाउंस कर सकती है। जजमेंट एब्सेंट पार्टीज होने या नोटिस में डिफेक्ट होने की वजह से इनवैलिड नहीं माना जाता। साथ ही कोर्ट जजमेंट में स्पेसिफाइड अमाउंट कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी दे सकती है उसको जो लॉस या इंजरी सफर किए हो एक्ट की वजह से जिसके लिए एक्यूज्ड सेंटेंस्ड है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 392 जजमेंट। सबसेक्शन 1 द जजमेंट इन एवरी ट्रायल in any criminal court of original jurisdiction shall be pronounced in open court by the presiding officer immediately after the termination of the trial or at some subsequent time not later than 45 days, of which notice shall be given to the parties or their advocates. A. By delivering the whole of the judgment, or B. By reading out the whole of the judgment, or C. by reading out the operative part of the judgment and explaining the substance of the judgment in the language which is understood by the accused or his advocate. सेक्शन 392 सबसेक्शन 1 बात करता है कि हर क्रिमिनल केस में जब ट्रायल खत्म हो जाता है तो कोर्ट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज को जजमेंट ओपन कोर्ट में पब्लिक के सामने प्रोनाउंस करना होता है। ये जजमेंट या तो तुरंत ट्रायल के बाद दिया जा सकता है या फिर मैक्सिमम 45 दिन के अंदर, जिसका नोटिस दोनों पार्टीज प्रोसिक्यूशन और डिफेंस या उनके एडवोकेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा जज जजमेंट अनाउंस करने के 3 तरीके यूज कर सकता है। पहला, डिलीवरिंग द होल जजमेंट, पूरा जजमेंट लिखित रूप में देना। दूसरा, रीडिंग आउट द होल जजमेंट, पूरा जजमेंट कोर्ट में पढ़कर सुनाना। तीसरा, रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट, सिर्फ इम्पोर्टेंट या ऑपरेटिव पार्ट, मेन डिसीजन पार्ट पढ़कर सुनाना और जजमेंट का मुख्य सार सब्सटेंस समझाना ऐसी लैंग्वेज में जो एक्यूज्ड या उसके वकील को अच्छे से समझ में आ सके। सिंपल शब्दों में सेक्शन 392 सबसेक्शन 1 ये इंश्योर करता है कि जज ओपनली, टाइमली और समझाने लायक तरीके से दिया जाए ताकि एक्यूज्ड और दोनों पार्टीज को पूरी क्लैरिटी मिल सके कि कोर्ट का फैसला क्या है और क्यों है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 वेयर द जजमेंट इज डिलीवर्ड अंडर क्लोज A of subsection 1 the presiding officer shall cause it to be taken down in shorthand, sign the transcript and every page thereof as soon as it is made ready, and write on it the date of the delivery of the judgment in open court. सेक्शन 392 सबसेक्शन 2 बात करता है अगर जजमेंट क्लोज A के अंडर दिया गया है, मतलब जज ने पूरा जजमेंट डिलीवर किया है, लिखित रूप में दिया है, ना कि सिर्फ रीड आउट किया है, तो जज
को उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी जज जजमेंट को शॉर्ट हैंड यानी शॉर्ट हैंड राइटिंग स्टाइल में लिखवाता है और जैसे ही उसका ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो जाता है जज उस पर अपना सिग्नेचर करता है। हर पेज पर साइन करना जरूरी होता है ताकि ऑथेंटिसिटी बनी रहे। जज को जजमेंट के ट्रांसक्रिप्ट पर उस दिन की डेट भी लिखनी होती है जिस दिन जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर किया गया था। सिंपल शब्दों में ये सब सेक्शन ये इंश्योर करता है कि कोर्ट के जजमेंट का लिखित रिकॉर्ड सही तरीके से बनाया जाए, साइन किया जाए और उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल हो ताकि बाद में कोई डाउट ना रहे कि जजमेंट कब और कैसे दिया गया था। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 वेयर द जजमेंट or the operative part thereof is read out under clause B or clause C of subsection 1 as the case may be, it shall be dated and signed by the presiding officer in open court, and if it is not written with his own hand, every page of the judgment shall be signed by him. सबसेक्शन 3 कहता है अगर जजमेंट या उसका ऑपरेटिव पार्ट मेन डिसीजन पार्ट कोर्ट में रीड आउट किया गया है, जैसे कि क्लोज बी पूरा जजमेंट पढ़कर सुनाना या क्लोज सी सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़कर समझाना के अंडर, तो जज को उस जजमेंट पर ओपन कोर्ट में ही डेट लिखकर अपना सिग्नेचर करना होता है। अगर जजमेंट जज ने खुद लिखा नहीं है, मतलब किसी और ने टाइप या राइट किया है, तो भी जज को जजमेंट के हर पेज पर साइन करने जरूरी होते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि कोर्ट के जजमेंट का ऑथेंटिक रिकॉर्ड बनाया रखा जा सके, जिससे ये कंफर्म हो सके कि जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है वही लिखित रूप में रिकॉर्ड भी हुआ है बिना किसी चेंज के। सिंपल शब्दों में सेक्शन 392 क्लोज 3 ये कहता है कि जज को अपने डिसीजन के हर पेज पर पर्सनली साइन करने चाहिए ताकि उसकी वैलिडिटी और जेन्युइननेस पर कोई डाउट न रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 392 सबसेक्शन 4 वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड in manner specified in clause C of subsection 1, the whole judgment or a copy thereof shall be immediately made available for the perusal of the parties or their advocates free of cost, provided that court shall, as far as practicable, upload the copy of the judgment on its portal within a period of 7 days from date of judgment. सेक्शन 392 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर जजमेंट क्लोज सी के अंडर प्रोनाउंस किया गया है, मतलब जज ने सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट मेन डिसीजन कोर्ट में पढ़कर सुनाया है और बाकी जजमेंट का सब्सटेंस एक्सप्लेन किया है, तो उस केस में पूरा जजमेंट या उसकी कॉपी दोनों पार्टीज या उनके एडवोकेट्स को तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट दी जानी चाहिए ताकि वो उसे पढ़कर समझ सके। साथ ही लॉ ये भी कहता है कि कोर्ट को जितना हो सके प्रैक्टिकल जजमेंट की कॉपी अपने ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड करनी चाहिए जजमेंट देने के 7 दिन के अंदर। सिंपल शब्दों में इस सेक्शन का मेन पर्पस ये है ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी बनी रहे ताकि दोनों पार्टीज को जजमेंट की कॉपी बिना डिले और बिना चार्ज के मिल जाए और पब्लिक रिकॉर्ड में भी वो अवेलेबल हो। आफ्टर दैट सेक्शन 392 सबसेक्शन 5 If the accused is in custody, he shall be brought up to hear the judgment pronounced either in person or through audio-video electronic means. सेक्शन 392 सबसेक्शन 5 कहता है अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है यानी जेल में है या पुलिस के कंट्रोल में है, तो उसे जजमेंट सुनने के लिए कोर्ट के सामने लाया जाता है। ये प्रेजेंस 2 तरीके से हो सकती है। पहला पर्सनली इन पर्सन, मतलब एक्यूज्ड को कोर्ट में फिजिकली लाया जाएगा। दूसरा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब एक्यूज्ड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जजमेंट सुनाया जाएगा। इसका मेन पर्पस ये है कि एक्यूज्ड को अपने केस के जजमेंट डायरेक्टली सुनने का मौका मिल सके, चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो या टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट किया गया हो। सिंपल शब्दों में सेक्शन 392 सबसेक्शन 5 इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड को अपने जजमेंट के समय इंक्लूड किया जाए, उसे कोर्ट के फैसले के बारे में डायरेक्टली पता चले और वो अपने राइट्स से अवेयर रहे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6 इफ द एक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी he shall be required by the court to attend to hear the judgment pronounced except where his personal attendance during the trial has been dispensed with and the sentence is one of fine or he is acquitted, provided that where there are more accused person than one and one or more of them do not attend the court on the date on which the judgment is to be pronounced, the presiding officer may
in order to avoid undue delay in the disposal of the case, pronounce the judgment notwithstanding their absence. सेक्शन 392 सबसेक्शन 6 कहता है अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है यानी वो फ्री है तो कोर्ट उसे जजमेंट सुनने के लिए अटेंड करने के लिए कह सकती है। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं। अगर ट्रायल के दौरान एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी गई हो और सेंटेंस सिर्फ फाइन का हो या एक्यूज्ड एक्विटेड हो तो उस केस में पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है। साथ ही अगर केस में एक से ज़्यादा एक्यूज्ड हैं और कुछ कोर्ट में नहीं आते जजमेंट के दिन तो जज केस को डिले ना हो इसलिए उनके एब्सेंस में भी जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है। आफ्टर दैट सेक्शन 392 सबसेक्शन 7 नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड by reason only of the absence of any party or his advocate on the day or whom the place notified for the delivery thereof, or of any omission to serve or defect in serving on the parties or their advocates or any of them the notice of such day and place. सेक्शन 392 सबसेक्शन 7 कहता है कि किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के जजमेंट तब भी वैलिड माने जाएंगे चाहे कोई पार्टी या उसका एडवोकेट जजमेंट के दिन कोर्ट में प्रेजेंट ना हो या कोई पार्टी एडवोकेट को नोटिस सर्व करने में कोई गलती या डिफेक्ट हो गया हो। मतलब सिंपल शब्दों में एब्सेंस या नोटिस में छोटी मोटी गलती से जजमेंट इनवैलिड नहीं होती। कोर्ट का फैसला उस तरह लीगली बाइंडिंग रहेगा। इसका पर्पस ये है कि टेक्निकल इशू या छोटी प्रोसीजर लैप्सेस की वजह से जस्टिस प्रोसेस को रोकना ना पड़े और केस टाइमली डिस्पोज हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8 nothing in this section shall be construed to limit in any way the extent of the provisions of section 511 to pay by way of compensation such amount as may be specified in order to the person who has suffered any loss or injury by reason of act for which the accused person has been so sentenced. सेक्शन 392 सबसेक्शन 8 कहता है सेक्शन 392 के प्रोविजंस को ऐसे नहीं समझा जाना चाहिए कि सेक्शन 511 के प्रोविजंस को लिमिट करे। मतलब कोर्ट एक्यूज्ड को सेंटेंस देने के साथ साथ उस व्यक्ति को किसी लॉस या इंजरी के सफरर हैं कंपनसेशन देने का भी ऑर्डर दे सकती है। कंपनसेशन का अमाउंट कोर्ट के ऑर्डर में स्पेसिफाई किया जाता है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 392 सबसेक्शन 8 ये इंश्योर करता है कि जजमेंट देने के दौरान विक्टिम को फाइनेंशियल रिलीफ भी मिल सके और सेक्शन 511 के अंडर जो पावर्स हैं वो कोर्ट के पास पूरे एक्सटेंट में बनी रहें। इन शॉर्ट सेक्शन 392 क्लियरली कहता है कि क्रिमिनल ट्रायल के बाद जजमेंट अनाउंस करना कोर्ट की बेसिक ड्यूटी है। जजमेंट को ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से डिलीवर करना जरूरी है, चाहे पूरा जजमेंट हो, रीड किया गया हो या सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट समझाया गया हो। एक्यूज्ड की प्रेजेंस, नोटिस और डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और किसी भी एब्सेंस या नोटिस डिफेक्ट की वजह से जजमेंट इनवैलिड नहीं होती। साथ ही कोर्ट विक्टिम को कंपनसेशन देने की भी प्रोविजंस प्रोवाइड करती है ताकि जस्टिस पूरी तरह से इंश्योर हो। ये सेक्शन जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 393 लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट। सेक्शन 393 ये डिफाइन करता है कि कोर्ट के जजमेंट कैसे लिखे और प्रेजेंट किए जाएंगे ताकि वो क्लियर, डिटेल्ड और लीगली साउंड हो। जजमेंट के कोर्ट के डिसीजन, रीजंस, कन्विक्टेड ऑफेंस और पनिशमेंट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अगर एक्यूज्ड एक्विटेड हो तो उसका भी ऑफेंस और रिलीज का डायरेक्शन स्पेसिफाई होना चाहिए। सेक्शन में ये भी गाइडलाइंस दी गई हैं कि डेथ सेंटेंस या अनयूजुअल सेंटेंस के केसेस में स्पेशल रीजनिंग प्रोवाइड करनी जरूरी है। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 393 लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। सबसेक्शन 1 except as otherwise expressly provided by this Sanhita, every judgment referred to in section 392 A shall be written in the language of the court. B shall contain the point or point of determination, the decision thereon, and the reasons for decision. C shall specify the offence, if any, of which and the decision of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 or other law under which the accused is convicted and the punishment to which he is sentenced. D. If it be a judgment of acquittal, shall state the offence of which the accused is acquitted and direct that he be set at liberty. सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 बात करता है हर जजमेंट
जो सेक्शन 392 के अंदर दिया गया है वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखना जरूरी है। जजमेंट में केस के पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, उनका डिसीजन और रीजनिंग क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। और अगर एक्यूज्ड कन्विक्टेड है तो जजमेंट में ऑफेंस का नाम, एप्लीकेबल सेक्शंस और पनिशमेंट स्पेसिफाई करना जरूरी है। अगर एक्यूज्ड एक्विटेड है तो जजमेंट में स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से ऑफेंस से एक्विट किया और एक्यूज्ड को रिलीज किया जाए। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, when the conviction is under the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 and it is doubtful under which of two sections or under which of two parts of the same section of that Samhita the offence falls, the court shall distinctly express the same and pass judgment in the alternative. सेक्शन 393 सबसेक्शन 2 कहता है अगर कन्विक्शन के दौरान डाउट हो कि ऑफेंस दो सेक्शन के अंदर आ रहा है या सेम सेक्शन के दो पार्ट्स के अंडर आ रहा है तो कोर्ट को क्लियरली मेंशन करना होगा और ऑल्टरनेटिव जजमेंट पास करना होगा। इसका मकसद है कि लीगल क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 393 सबसेक्शन 3, when the conviction is for an offence punishable with death or in the alternative with imprisonment for life or imprisonment for a term of years, the judgment shall state the reasons for the sentence awarded and in the case of sentence of death, the special reasons for such sentence. सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 बात करता है अगर कन्विक्शन डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिक्स टर्म इम्प्रिजनमेंट का है तो कोर्ट को रीजनिंग डिटेल में रिकॉर्ड करनी होंगी। स्पेशली डेथ सेंटेंस के केस में कोर्ट को स्पेशल रीजंस क्लियरली स्पेसिफाई करने होंगे ताकि पनिशमेंट जस्टिफाई हो और अपील के लिए क्लैरिटी मिले। After that, section 393 subsection 4, when the conviction is for an offence punishable with imprisonment for a term of 1 year or more, but the court imposes a sentence of imprisonment for a term of less than 3 months, it shall record its reasons for awarding such sentence, unless the sentence is one of imprisonment till the rising of the court or unless the case was tried summarily under the provisions of this संहिता। सेक्शन 393 सबसेक्शन 4 बात करता है अगर ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट के लिए 1 ईयर या उससे ज़्यादा का है लेकिन कोर्ट सेंटेंस 3 मंथ से कम डिसाइड करती है तो कोर्ट रीजंस रिकॉर्ड करेगी। इसके अलावा एक्सेप्शन जब अप्लाई होता है जब सेंटेंस कोर्ट राइज तक हो या केस समरीली ट्राइड हो। इससे अकाउंटेबिलिटी एंश्योर होती है और राइट सेंटेंस के रैशनल क्लियर रहें। After that, section 393, subsection 5, when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till he is dead. Section 393, subsection 5 कहता है अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो जजमेंट में एक्सप्लिसिट डायरेक्शन होते हैं कि एक्यूज्ड को हैंगिंग के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाए। After that, section 393, subsection 6, every order under section 136 or subsection 2 of section 157, every final order made under section 144, section 164 or section 166 shall contain the point or point of determination, the decision thereon, and the reason for the decision. सेक्शन 393 सबसेक्शन 6 बात करता है हर फाइनल ऑर्डर जो सेक्शन 136, 144, 157 सबसेक्शन 2, सेक्शन 164 या सेक्शन 166 के अंडर पास किया जाता है उसमें भी पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन और रीजंस क्लियरली मेंशन करने जरूरी हैं। इससे हर ऑर्डर लीगल और ट्रांसपेरेंट बन जाता है। इन शॉर्ट सेक्शन 393 एंश्योर करता है कि कोर्ट के जजमेंट क्लियर, डिटेल्ड और लीगली साउंड हो। इसमें यह स्पेसिफाई है कि जजमेंट कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाए, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन और रीजनिंग मेंशन हो और कन्विक्शन या एक्विटल का पूरा डिटेल हो। अगर सेंटेंस सीरियस हो जैसे डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो स्पेशल रीजंस प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस या डाउट के केसेस में भी कोर्ट रीजनिंग रिकॉर्ड करें। इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस जुडिशियल प्रोसेस में बनी रहती है। आफ्टर दैट सेक्शन 394, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर।
सेक्शन 394 का मेन पर्पस है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से सीरियस ऑफेंस 3 साल या उससे ज़्यादा के इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस में कन्विक्टेड है और दोबारा ऐसे ऑफेंस कमिट करता है तो कोर्ट उसका रेजिडेंस और रिलीज के बाद एड्रेस चेंज नोटिफाई करने का ऑर्डर दे सकती है, मैक्सिमम 5 साल के लिए। ये सिस्टम पब्लिक सेफ्टी और मॉनिटरिंग के लिए है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 394 ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। Subsection 1. When any person having been convicted by a court in India of an offence punishable with imprisonment for a term of 3 years or upwards is again convicted of any offence punishable with imprisonment for a term of 3 years or upwards by any court other than that of magistrate of second class, such court may, if it thinks fit at the time of passing a sentence of imprisonment on such person, also order that his residence and any change of or absence from such residence after release be notified as hereinafter provided for a term not exceeding 5 years from the date of the expiration of such sentence. सेक्शन 394 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पहले सीरियस ऑफेंस यानी 3 साल से ज़्यादा वाले इम्प्रिजनमेंट के ऑफेंसेस में कन्विक्टेड है और दोबारा सीरियस ऑफेंस कमिट करता है एक्सेप्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट वाले ऑफेंसेस, तो कोर्ट इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस के साथ साथ उसका रेजिडेंस और रिलीज के बाद एड्रेस चेंज नोटिफाई करने का ऑर्डर दे सकती है। ये ऑर्डर मैक्सिमम 5 साल के लिए वैलिड है, सेंटेंस कंप्लीट होने के डेट से काउंट करके। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए अमित को पहले 2018 में 4 साल इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट किया गया था फॉर रॉबरी। 2023 में अमित दोबारा 4 साल इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्टेड होता है फॉर डेकोइटी और ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के अलावा किसी और कोर्ट में है। इस केस में कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि अमित के रेजिडेंस और रिलीज के बाद कोई भी एड्रेस चेंज या एब्सेंस नोटिफाई करने जरूरी हैं ताकि अथॉरिटीज़ उसकी मॉनिटरिंग कर सकें। ये नोटिफिकेशन 5 साल के लिए वैलिड रहेगा अमित के करंट सेंटेंस के कंप्लीट होने के डेट से। मतलब कोर्ट अमित को सिर्फ सेंटेंस ही नहीं दे रहा बल्कि उसके रहने और मूव करने की जगह के बारे में भी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने के ऑर्डर दे रहा है ताकि पब्लिक सेफ्टी एंश्योर हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल ऑल्सो अप्लाई टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज टू कमिट सच ऑफेंसेज एंड टू द अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंसेज एंड अटेम्प्ट टू कमिट दैम। सेक्शन 394 सबसेक्शन 2 कहता है कि ये प्रोविजन सिर्फ डायरेक्टली कमिटेड ऑफेंस तक सीमित नहीं हैं बल्कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और अटेम्प्ट के केसेस पर भी लागू होते हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, इफ सच कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज सच ऑर्डर शैल बिकम वॉइड। सबसेक्शन 3 कहता है अगर कोर्ट के कन्विक्शन अपील या किसी और प्रोसेस में सेट असाइड हो जाते हैं तो ये नोटिफिकेशन ऑर्डर ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। After that, subsection 4, an order under this section may also be made by an appellate court or by the High Court or Court of Session when exercising its power or revision. Section 394 subsection 4 कहता है ये ऑर्डर सिर्फ ट्रायल कोर्ट ही नहीं, एपिलेट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भी पास कर सकती है जब वो अपने रिवीजन पावर्स यूज कर रही हो। After that, subsection 5, the state government may by notification make rules to carry out the provisions of this section relating to the notification of residence or change of or absence from residing by released convicts. सबसेक्शन 5 कहता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के लिए रूल्स बना सकती है जो रिलीज्ड कन्विक्ट के रेजिडेंस, एड्रेस चेंज या एब्सेंस को मॉनिटर करने के लिए इम्प्लीमेंट हों। आफ्टर दैट सेक्शन 394 subsection 6, such rules may provide for punishment for the breach thereof, and any person charged with a breach of any such rule may be tried by a magistrate of competent jurisdiction in the district in which the place last notified by him as his place of residence is situated. सबसेक्शन 6 कहता है अगर कन्विक्ट या कोई पर्सन रूल्स ब्रीच करता है तो उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन में ट्रायल हो सकता है जहां कन्विक्ट का लास्ट नोटिफाइड रेजिडेंस हो। इन शॉर्ट सेक्शन 394 इंश्योर करता है कि रिपीट सीरियस ऑफेंडर्स पर कोर्ट और स्टेट मॉनिटरिंग और सुपरविजन का मैकेनिज्म मेंटेन कर सके।
इसका मकसद है कि पब्लिक सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके और रिलीज्ड कन्विक्ट्स की मूवमेंट और एड्रेस चेंज ट्रैक करना ईजी हो। ये प्रोविजन स्ट्रिक्ट हैं, फेयर हैं, क्योंकि अगर कन्विक्शन सेट असाइड हो जाए तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है और ब्रीच के रूल्स के लिए भी लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 395 की, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। सेक्शन 395 का मेन पर्पस है कि कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है कि वो एक्यूज से कंपनसेशन भी रिकवर कर सके, चाहे वो फाइन का पार्ट हो या सेपरेट हो, ताकि विक्टिम्स को उनके लॉस या इंजरी का फाइनेंशियल रिलीफ मिल सके। ये प्रोविजन जस्टिस को कंप्लीट बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ पनिशमेंट से ही विक्टिम का लॉस कवर नहीं होता। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 395 सबसेक्शन 1, when a court imposes a sentence of fine or a sentence including a sentence of death of which fine forms a part, the court may, when passing judgment, order the whole or any part of the recovered to be applied a in defraying the expenses properly incurred in the prosecution, b in the payment to any person of compensation for any loss or injury caused by the offence, when compensation is, in the opinion of the court, recoverable by such person in the civil court. C. When any person is convicted of any offence for having caused the death of another person or of having abetted the commission of such an offence, in paying compensation to the person who are, under the Fatal Accident Act 1855, entitled to recover damages from the person sentenced for the loss resulting to them from such death. D. When any person is convicted of any offence which includes theft, criminal misappropriation, criminal breach of trust or cheating, or of having dishonestly received or retained, of having voluntarily assisted in disposing of stolen property knowingly or having reason to believe the same to be stolen, in compensating any bona fide purchaser of such property for the loss of the same, if such property is restored to the possession of the person entitled thereto. सेक्शन 395 सबसेक्शन 1 बात करता है जब कोर्ट किसी पर्सन को फाइन या ऐसी सेंटेंस देती है जिसमें फाइन इंक्लूडेड होता है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो या ना हो, तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि ये फाइन कहाँ यूज़ होगा। इसके 4 मेन पर्पस दिए गए हैं। नंबर 1, प्रोसिक्यूशन एक्सपेंसेस। अगर कोर्ट चाहे तो फाइन का कुछ हिस्सा प्रोसिक्यूशन के खर्चे कवर करने के लिए यूज़ कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर गवर्नमेंट ने किसी केस में इन्वेस्टिगेशन और विटनेस पे खर्चा किया है तो उसका कुछ पार्ट फाइन से रिकवर किया जा सकता है। दूसरा, कंपनसेशन फॉर विक्टिम। कोर्ट फाइन के कुछ पार्ट विक्टिम के कंपनसेशन के लिए भी दे सकती है। उदाहरण के साथ समझते हैं, अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे को इंजरी दी या उसका पैसा चुरा लिया तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि फाइन का पार्ट उस विक्टिम को दिया जाए ताकि उसका लॉस कवर हो, लेकिन ये तब होता है जब कोर्ट के ओपिनियन में विक्टिम सिविल कोर्ट से भी ये अमाउंट रिकवर कर सकता हो। आफ्टर दैट, सी, डेथ केसेस या फैटल एक्सीडेंट्स। अगर एक्यूज ने किसी की डेथ कॉज की हो या उसमें अबेटमेंट की हो तो फाइन का पार्ट डेड पर्सन के फैमिली मेम्बर्स को दिया जा सकता है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई हो किसी की, तो विक्टिम के फैमिली को कंपनसेशन फैटल एक्सीडेंट एक्ट 1855 के अंडर दिया जा सकता है। आफ्टर दैट, डी, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस। अगर ऑफेंस थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग या स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो तो कोर्ट फाइन का पार्ट यूज कर सकती है बोनाफाइड परचेजर को कंपनसेट करने के लिए। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सपोज किसी ने एक चोरी का फ़ोन किसी ऑनेस्ट बायर को बेच दिया और बाद में वो फ़ोन असली मालिक को वापस मिल गया, तो कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि फाइन से जेन्युइन बायर का लॉस रिकवर किया जा सके। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, इफ द फाइन इज इम्पोज्ड इन अ केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील, नो सच पेमेंट shall be made before the period allowed for presenting the appeal has elapsed, or if an appeal be presented before the decision of the appeal. सेक्शन 395 सबसेक्शन 2 कहता है अगर केस अपील के अंडर है तो कंपनसेशन या फाइन के पेमेंट तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक अपील का पीरियड कंप्लीट ना हो जाए या अपील डिसाइड नहीं हो जाती।
After that, subsection 3, when a court imposes a sentence of which fine does not form a part, the court may, when passing judgment, order the accused person to pay by way of compensation such amount as may be specified in the order to the person who has suffered any loss or injury by reason of the act for which the accused person has been so sentenced. सेक्शन 395 सबसेक्शन 3 बात करता है अगर सेंटेंस फाइन का पार्ट नहीं है तब भी कोर्ट एक्यूज्ड को स्पेसिफिक कंपनसेशन पे करने का ऑर्डर दे सकती है जिसे विक्टिम के लॉस या इंजरी के लिए यूज किया जा सकता है. आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन एपिलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिविजन. सबसेक्शन 4 बात करता है ये ऑर्डर सिर्फ ट्रायल कोर्ट के लिए नहीं है, एपिलेट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन भी पास कर सकती है जब वो अपनी रिवीजन पावर्स यूज कर रही हो. आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग कंपनसेशन in any subsequent civil suit relating to the same matter, the court shall take into account any sum paid or recovered as compensation under this section. सेक्शन 395 सबसेक्शन 5 बात करता है अगर विक्टिम फ्यूचर में सिविल सूट फाइल करता है रिलेटेड मैटर के लिए तो कोर्ट को कंसिडर करना होगा कि पहले से कितनी कंपनसेशन सेक्शन 395 के अंडर पे की गई है ताकि डबल रिकवरी ना हो. इन शॉर्ट सेक्शन 395 इंश्योर करता है कि विक्टिम्स को उनका ड्यू फाइनेंशियल कंपनसेशन मिले चाहे एक्यूज्ड को फाइन दिया गया हो या नहीं. ये प्रोविजन पनिशमेंट और विक्टिम रिलीफ को बैलेंस करता है. इसमें अपील के दौरान सेफगार्ड्स भी हैं और एपिलेट और रिविजनल कोर्ट के लिए भी अथॉरिटी मेंटेन की गई हैं. ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच इंश्योर करता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ प्यूनिटिव नहीं बल्कि रेस्टोरेटिव भी हो. आफ्टर दैट सेक्शन 396 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम. सेक्शन 396 बात करता है क्राइम विक्टिम्स और उनके परिवार के लिए फाइनेंशियल और रिहेबिलिटेशन सपोर्ट इंश्योर करने की. इस सेक्शन के तहत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर एक कंपनसेशन स्कीम बनाएंगे जिसमें विक्टिम को उसके लॉस, इंजरी या सफरिंग के लिए फंड्स मिलेंगे. जब भी कोर्ट किसी केस में कंपनसेशन रिकमेंड करता है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLSA डिसाइड करती है कि विक्टिम को कितनी कंपनसेशन दी जाए. अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 395 के अंडर दी गई कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन के लिए काफ़ी नहीं है या केस एक्विटल या डिस्चार्ज में एंड हुआ है लेकिन विक्टिम को फिर भी हेल्प चाहिए तो कोर्ट और रिकमेंडेशन दे सकती है. अगर कोई केस ऐसा है जहां ऑफेंडर ट्रेस नहीं हुआ पर विक्टिम आइडेंटिफाइड है तब भी विक्टिम या उसके डिपेंडेंट्स DLSA SLSA के पास डायरेक्टली एप्लीकेशन देकर कंपनसेशन मांग सकते हैं. अथॉरिटी को ये इंश्योर करना होता है कि इंक्वायरी 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो और सूटेबल कंपनसेशन दिया जाए. विक्टिम के सफरिंग को कम करने के लिए अथॉरिटी तुरंत मेडिकल एड, फर्स्ट एड या इंटरिम रिलीफ भी ऑर्डर कर सकती है जिससे विक्टिम को इनिशियल मदद मिल सके. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाली कंपनसेशन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 65, 70 और 124 सबसेक्शन 1 के अंडर मिलने वाले फाइन से अलग होती है. मतलब विक्टिम को दोनों सोर्सेज से रिलीफ मिल सकता है. इस तरह सेक्शन 396 इंश्योर करता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ पनिशमेंट तक लिमिटेड नहीं रहे बल्कि विक्टिम ओरिएंटेड और रिहेबिलिटेटिव जस्टिस भी प्रोवाइड करे ताकि विक्टिम्स को उनका हक और मदद दोनों मिले. लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सेक्शन 396 विक्टिम कंपनसेशन स्कीम. Subsection 1. Every state government in coordination with the central government shall prepare a scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as the result of crime and who requires rehabilitation. Section 396 सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम बनाएगी.
इस स्कीम का मेन पर्पस है उन विक्टिम्स या उनके डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प करना जिन्होंने क्राइम के रिजल्ट में लॉस, इंजरी या ट्रॉमा सफ़र किया है और जिन्हें रिहेबिलिटेशन के लिए मदद चाहिए। मतलब अगर कोई पर्सन किसी क्राइम के विक्टिम बन गए हैं, फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट, रेप, एक्सीडेंट या कोई वायलेंट ऑफेंस, तो गवर्नमेंट उसके लिए फंड अरेंज करेगी ताकि उसको कंपनसेशन मिल सके। ये कंपनसेशन एक लीगल राइट नहीं होता ऑटोमेटिकली, लेकिन ये स्टेट की मोरल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करेगी कि विक्टिम अकेला ना छोड़ा जाए। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, whenever a recommendation is made by the court for compensation, the district legal service authority or the state legal service authority, as the case may be, shall decide the quantum of compensation to be awarded under the scheme referred to in subsection 1. सबसेक्शन 2 बात करता है जब कोर्ट किसी केस में विक्टिम को कंपनसेशन देने की रिकमेंडेशन करती है तो उसका अमाउंट डिसाइड करने का काम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLS से या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी SLS से करेगी। ये अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं और विक्टिम की फाइनेंशियल कंडीशन, लॉस का लेवल और रिहेबिलिटेशन की नीड देखकर कितनी कंपनसेशन देनी है ये डिसाइड करती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, if the trial court at the conclusion of the trial is satisfied that the compensation awarded under section 395 is not adequate for such rehabilitation or where the case end in acquittal or discharge and the victim has to be rehabilitated, it may make recommendation for compensation. सबसेक्शन 3 कहता है अगर ट्रायल कोर्ट को लगता है कि पहले सेक्शन 395 के अंडर जो कंपनसेशन दी गई थी वो रिहेबिलिटेशन के लिए काफ़ी नहीं है तो कोर्ट एक्स्ट्रा कंपनसेशन रिकमेंड कर सकती है। और अगर केस में एक्यूज्ड एक्विटेड, बरी हो गया हो या डिस्चार्ज हो गया हो, फिर भी अगर विक्टिम को मदद की ज़रूरत है तो कोर्ट रिहेबिलिटेशन के लिए कंपनसेशन रिकमेंड कर सकती है। यानी विक्टिम की मदद पनिशमेंट से लिंक नहीं है, कोर्ट फिर भी हेल्प रिकमेंड कर सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, वेयर द ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड बट द विक्टिम इज आइडेंटिफाइड एंड वेयर नो ट्रायल टेक्स प्लेस, द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट्स may make an application to the state or the district legal service authority for award of compensation. सबसेक्शन 4 बात करता है अगर ऑफेंडर ट्रेस नहीं हुआ हो या आइडेंटिफाइड ना हो लेकिन विक्टिम आइडेंटिफाइड है और केस का ट्रायल नहीं हुआ तो भी विक्टिम या उसके डिपेंडेंट्स डायरेक्टली DLSA या SLSA के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनसेशन के लिए। इसका मतलब है विक्टिम को जस्टिस या हेल्प मिलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि केस में कोई कन्विक्ट हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, ऑन रिसीट ऑफ सच रिकमेंडेशंस और ऑन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शैल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी अवॉर्ड एडिक्वेट कंपनसेशन बाय कंप्लीटिंग द इंक्वायरी विद इन 2 months। सबसेक्शन 5 बात करता है जब DLSA SLSA को कोर्ट से रिकमेंडेशन मिलती है या विक्टिम खुद एप्लीकेशन देता है तो अथॉरिटी को प्रॉपर इंक्वायरी करके 2 महीने के अंदर कंपनसेशन अवॉर्ड करनी होती है। यानी प्रोसेस को डिले नहीं किया जा सकता ताकि विक्टिम को टाइमली रिलीफ मिले। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, द स्टेट और द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एज द केस मे बी to alleviate the suffering of the victim may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer in charge of the police station or a magistrate of the area concerned or any other interim relief as the appropriate authority deems fit। सबसेक्शन 6 बात करता है अगर विक्टिम की कंडीशन सीरियस है तो DLSA SLSA तुरंत फर्स्ट एड फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट या इंटरिम फाइनेंशियल हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है। ये हेल्प पुलिस ऑफिसर जो स्टेशन इंचार्ज हों या मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट पर दी जा सकती हैं। इसका पर्पस है विक्टिम को इंस्टेंट सपोर्ट और सफरिंग से रिलीफ मिल सके बिना पूरा केस खत्म होने का वेट किए। आफ्टर दैट सबसेक्शन 7, द कंपनसेशन
payable by the state government under this section shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 65, section 70 and subsection 1 of section 124 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसेक्शन 7 बात करता है, ये सब सेक्शंस कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स से दी गई कंपनसेशन के रिलेशन भारतीय न्याय संहिता के फाइन के साथ अलग है। यानी अगर कोर्ट ने सेक्शन 65, 70 या 124 सबसेक्शन 1 BNS के अंडर फाइन दिया है तो स्टेट की तरफ से मिलने वाले कंपनसेशन उसके अलावा इन एडिशन होंगे। मतलब विक्टिम को डबल बेनिफिट मिलता है, एक फाइन के थ्रू और दूसरा स्टेट कंपनसेशन स्कीम के थ्रू। इन शॉर्ट सेक्शन 396 एक विक्टिम फ्रेंडली प्रोविजन है जो इंश्योर करता है कि क्राइम के बाद विक्टिम और उनके परिवार को फाइनेंशियली और मेडिकली हेल्प मिले, चाहे एक्यूज्ड मिल जाए या ना मिले। इसमें क्लियर सिस्टम दिया गया है। कोर्ट रिकमेंड करेगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी अमाउंट डिसाइड करेगी, 2 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट होगी, जरूरत पड़े तो इमीडिएट एड भी मिलेगी और ये सब फाइन के अलावा एक्स्ट्रा सपोर्ट के रूप में होगा। ये सेक्शन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को विक्टिम सेंट्रिक और ह्यूमेन बनाता है। आफ्टर दैट सेक्शन 397 ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स। सेक्शन 397 बात करता है कि हर हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट, सबको क्राइम विक्टिम्स को तुरंत फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना जरूरी है। ये रूल उन सब केसेस में अप्लाई होते हैं जहां विक्टिम ने सीरियस ऑफेंसेस फेस किए हों, जैसे सेक्शन 64 से 71 और 124 सबसेक्शन 1 और भारतीय न्याय संहिता। ये सेक्शंस रेप, असॉल्ट, एसिड अटैक, सेक्सुअल ऑफेंस और सिमिलर वायलेंट क्राइम से रिलेटेड हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के सेक्शन 4, 6, 8 एंड 10 जो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज केसेस के बारे में हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल को इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और ये मैंडेटरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा सके। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 397 Treatment of Victims. All hospitals, public or private, whether run by the central government, the state government, local bodies or any other person shall immediately provide the first aid or medical treatment free of cost to the victims of any offense covered under Section 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 और अंडर सेक्शन 468 और सेक्शन 10 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एंड शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस टू सच इंसिडेंट। सेक्शन 397 का मेन मकसद ये है कि कोई भी विक्टिम को ट्रीटमेंट देने में डिले ना हो, चाहे हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट हो या किसी ट्रस्ट या पर्सन के द्वारा चलाया जा रहा हो। सबको पहले विक्टिम की जान बचाने और ट्रीटमेंट देने पर फोकस करना होगा, पैसे की बात बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेप विक्टिम, एसिड अटैक विक्टिम या चाइल्ड अब्यूज़ विक्टिम हॉस्पिटल आता है तो डॉक्टर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता या फीस नहीं मांग सकता। उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना ही होगा और पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना होगा। इन शॉर्ट सेक्शन 397 एक ह्यूमैनिटेरियन और विक्टिम प्रोटेक्शन लॉ है। इसका एम है कि विक्टिम को तुरंत मेडिकल हेल्प मिले बिना किसी लीगल या फाइनेंशियल डीले के। इस प्रोविजन से इंश्योर होता है कि किसी भी सीरियस ऑफेंस के विक्टिम को लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट देने में कोई रुकावट ना हो और लॉ एनफोर्समेंट को भी तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आफ्टर दैट सेक्शन 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। सेक्शन 398 बात करता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट के लिए एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाना और नोटिफाई करना होगा ताकि विटनेस को पूरी सुरक्षा मिल सके। लेट्स रीड दी सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर एंड नोटिफाई a witness protection scheme for the state with the view to ensure protection of the witnesses. सेक्शन 398 बात करता है कोर्ट में केस चलते वक्त विटनेस या गवाह बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उनकी बातों से ही सच सामने आता है, लेकिन अक्सर विटनेस को धमकी, प्रेशर या अटैक का डर होता है, स्पेशली जब केस किसी पावरफुल या डेंजरस इंसान के अगेंस्ट हो। इसलिए सेक्शन 398 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनानी चाहिए जिसमें विटनेस की सेफ्टी,
आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, रीलोकेशन, पुलिस सिक्योरिटी या फाइनेंशियल हेल्प जैसे स्टेप्स हों। ये स्कीम इंश्योर करेगी कि विटनेस बिना डर के सच बोले और न्याय पूरा हो। इन शॉर्ट सेक्शन 398 का पर्पस है जस्टिस सिस्टम में ट्रस्ट और सेफ्टी बढ़ाना। जब विटनेस सेफ फील करेगा तभी वो सच बता पाएगा और फेयर ट्रायल पॉसिबल होगा। इस लॉ के जरिए गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि गवाह की सुरक्षा न्याय की पहचान बने, यानी सच बोलने वाले को कभी खतरा ना हो। आफ्टर दैट सेक्शन 399 कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। सेक्शन 399 बात करता है अगर किसी ने बिना किसी वैलिड रीजन के पुलिस से किसी को अरेस्ट करवा दिया हो और बाद में मजिस्ट्रेट को लगे कि अरेस्ट बेजरूरत ग्राउंडलेस था, तो कोर्ट उस आदमी को कंपनसेशन दे सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 399 कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। Subsection 1. Whenever any person causes a police officer to arrest another person, if it appears to the magistrate by whom the case is heard that there was no sufficient ground for causing such arrest, the magistrate may award such compensation, not exceeding 1,000 rupees, to be paid by the person so causing the arrest to the person so arrested, for his loss of time and expenses in the matter, as the magistrate thinks fit. सेक्शन 399 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोलकर किसी दूसरे को अरेस्ट करवाता है और मजिस्ट्रेट को केस सुनने के बाद लगे कि अरेस्ट गलत या बिना वजह के हुआ था, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि जिसने अरेस्ट करवाया वो उस आदमी को मैक्सिमम 1,000 रुपये तक कंपनसेशन दे। ये पैसे उस व्यक्ति के लॉस ऑफ टाइम और एक्सपेंसेस के लिए होते हैं, मतलब उसका समय और पैसा बर्बाद हुआ है तो उनका कुछ हिसाब मिल सके। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। रवि ने पुलिस से बोला कि सुरेश ने उसके फ़ोन चुरा लिए हैं। पुलिस ने सुरेश को अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में प्रूफ मिला कि सुरेश निर्दोष था, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि रवि 1,000 रुपये तक का कंपनसेशन सुरेश को दे क्योंकि उसने गलत अरेस्ट करवाया था। After that, subsection 2. In such cases, if more person than one are arrested, the magistrate may, in like manner, award to each of them such compensation, not exceeding 1,000 rupees, as the magistrate thinks fit. सबसेक्शन 2 कहता है अगर एक से ज़्यादा लोग गलत तरीके से अरेस्ट किए गए हैं तो मजिस्ट्रेट हर एक को अलग अलग 1,000 तक का कंपनसेशन दे सकता है। मतलब अगर 3 लोगों को बिना वजह अरेस्ट किया गया है तो हर एक को अलग से मुआवजा मिल सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3. All compensation awarded under this section may be recovered as it were a fine, and if it cannot be so recovered, the person by whom it is payable shall be sentenced to simple imprisonment for such term not exceeding 30 days, as the magistrate directs, unless such sum is sooner paid. सबसेक्शन 3 कहता है जो कंपनसेशन कोर्ट ने डिसाइड किया है वो फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा। अगर जिसने पैसे देने हैं वो नहीं देता तो मजिस्ट्रेट उसे मैक्सिमम 30 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, सीधी जेल बिना हार्ड लेबर दे सकता है जब तक वो पैसे ना दे। इन शॉर्ट सेक्शन 399 का पर्पस है निर्दोष लोगों को बचाना और उनके साथ इंसाफ करना। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि कोई भी आदमी बिना वजह के किसी और को पुलिस से अरेस्ट ना करवाए, वरना उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वो कंपनसेशन देने के लिए मजबूर होगा। आफ्टर दैट सेक्शन 400 ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। सेक्शन 400 बात करता है अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पुलिस बिना कोर्ट परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकती के केस में कोर्ट ने एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया है तो कोर्ट कंप्लेनेंट को उसके केस के खर्चे वापस दिलवा सकती है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 400 ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। सबसेक्शन 1. Whenever any complaint of a non-cognizable offences is made to a court, the court, if it convicts the accused, may in addition to the penalty imposed upon him, order him to pay to the complainant in whole or in part the cost incurred by him in the prosecution,
and may further order that in default of payment, the accused shall suffer simple imprisonment for a period not exceeding 30 days, and such cost may include any expenses incurred in respect of process fees, witness and advocates fees which the court may consider reasonable. सेक्शन 400 सबसेक्शन 1 बात करता है जब कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस जैसे डेफेमेशन, माइनर हर्ट, ट्रेसपास एक्सेट्रा के लिए कोर्ट में कंप्लेंट करता है और कोर्ट एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर देती है, तो कोर्ट सजा के साथ साथ ऑर्डर कर सकती है कि एक्यूज्ड कंप्लेनेंट को उसके प्रोसिक्यूशन के खर्चे चुकाए। ये खर्चे इंक्लूड करते हैं प्रोसेस फी जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए लगाता है, विटनेस का खर्चा, एडवोकेट की फीस या कोई भी रीजनेबल एक्सपेंस जो कोर्ट को सही लगे। अगर एक्यूज्ड ये कॉस्ट नहीं देता तो उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू 30 डेज तक दी जा सकती है, मतलब उसे 1 महीने तक जेल भेजा जा सकता है जब तक वो पैसे ना दे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मनोज ने रवि के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की कि रवि ने उसकी झूठी बदनामी की है। कोर्ट ने रवि को गिल्टी पाया और 1000 रुपये फाइन लगाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि रवि कंप्लेनेंट मनोज को विटनेस और लॉयर के खर्चे के 2000 रुपये दे। अगर रवि ने नहीं देता तो उसे 30 दिन तक सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एन एपीलेट कोर्ट और बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिविजन। सबसेक्शन 2 कहता है अगर केस अपील में या रिवीजन में गया है, जैसे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में, तो ये हायर कोर्ट भी ऐसे कॉस्ट का ऑर्डर कर सकती है। मतलब अगर लोअर कोर्ट ने नहीं दिया हो तो एपीलेट कोर्ट भी कंप्लेनेंट के खर्चे वापस दिलवा सकती है। इन शॉर्ट सेक्शन 400 का पर्पस ये है कि कंप्लेनेंट के फाइनेंशियल लॉस कवर हो जाएं अगर उसने सही केस लड़ा और एक्यूज्ड गिल्टी पाया गया। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि निर्दोष कंप्लेनेंट को न्याय मिलने के साथ साथ उसके खर्चे भी वापस मिलें। आफ्टर दैट सेक्शन 401, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। सेक्शन 401 कोर्ट को ये पावर देता है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मतलब जिसने पहली बार क्राइम किया है और उसका ऑफेंस बहुत सीरियस वाला नहीं है, तो कोर्ट उसे सीधे पनिशमेंट देने की बजाय सुधरने का मौका दे सकती है। कोर्ट उस व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ सकती है, मतलब वो एक बॉन्ड लिखेगा कि वो अच्छा व्यवहार करेगा और शांति बनाए रखेगा एक निर्धारित समय तक, मैक्सिमम 3 साल। अगर वो अच्छा व्यवहार करता है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। कोर्ट ये भी कर सकती है कि अगर क्राइम छोटा हो, जैसे थेफ्ट, चीटिंग, मिसअप्रोप्रिएशन, तो ऑफेंडर को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोबेशन के दौरान वो व्यक्ति शर्तों का पालन नहीं करता तो कोर्ट उसे वापस बुलाकर असली सजा दे सकती है। इस सेक्शन का मेन पर्पस ये है कि छोटी गलती करने वाले या पहली बार क्राइम करने वाले लोगों को सुधरने का मौका मिले, ना कि तुरंत उन्हें जेल भेज दिया जाए। ये प्रोविजन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के साथ मिलकर काम करता है ताकि ऑफेंडर्स को रिफॉर्म और रिहेबिलिटेशन का मौका मिल सके। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 401, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। सबसेक्शन 1, when any person not under 21 years of age is convicted of an offence punishable with fine only or with imprisonment for a term of 7 years or less, or when any person under 21 years of age or any woman is convicted of an offence not punishable with death or imprisonment for life, and no previous conviction is proved against the offender, if it appears to the court before which he is convicted, regard being had to the age, character and antecedents of the offender, and to the circumstances in which the offence was committed, that it is expedient that the offender should be released on probation of good conduct. The court may, instead of sentencing him at once to any punishment, direct that he be released on his entering into a bond or bail bond to appear and receive sentence when called upon during such period, not exceeding 3 years, as the court may direct, and in meantime to keep the peace and be of good behavior, provided that
where any first offender is convicted by a magistrate of the second class, not specially empowered by the High Court, and the magistrate is of opinion that the power conferred by this section should be exercised. He shall record his opinion to that effect and submit the proceedings to a magistrate of first class, forwarding the accused to or taking bail for his appearance before such magistrate, who shall dispose of the case in the manner provided by subsection 2. सेक्शन 401 सबसेक्शन 1 बात करता है कोर्ट कुछ स्पेसिफिक ऑफेंडर्स को तुरंत पनिशमेंट देने के बजाय प्रोबेशन पर छोड़ सकती है अगर कोर्ट को लगे कि वो इंसान सुधर सकता है और दोबारा क्राइम नहीं करेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कौन लोग प्रोबेशन पर छोड़े जा सकते हैं। कोर्ट ये ऑप्शन उन लोगों के लिए यूज़ कर सकती है जो 21 साल से ज़्यादा उम्र की हैं और जिन्हें ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया है जिसमें सिर्फ फाइन या 7 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर 21 साल से कम उम्र के हैं या महिला हैं और जिन्हें ऐसे ऑफेंस में कन्विक्ट किया गया है जिसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनका कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब पहले कभी क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं हुए हों। दूसरा, कोर्ट क्या देखेगी बिफोर प्रोबेशन? कोर्ट ये सब फैक्टर्स देखती है जैसे कि ऑफेंडर की एज, कैरेक्टर और बिहेवियर, पास्ट बैकग्राउंड, एंटीसीडेंट्स और ऑफेंस किस सिचुएशन में हुआ था, मतलब क्या कोई मजबूरी थी या गलती से हुआ। अगर कोर्ट को लगे कि ऑफेंडर सुधर सकता है तो वो उसे पनिशमेंट देने की बजाय प्रोबेशन पर छोड़ देगी। तीसरा, प्रोबेशन कैसे दिया जाता है? कोर्ट ऑफेंडर से एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड साइन करवाती है जिसमें लिखा होता है कि ऑफेंडर अच्छा व्यवहार करेगा, शांति बनाए रखेगा और कोर्ट के बुलाने पर वापस आ जाएगा जब उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। ये प्रोबेशन पीरियड मैक्सिमम 3 साल तक का हो सकता है। अगर वो इस दौरान अच्छे से व्यवहार करता है तो कोर्ट उसे सज़ा नहीं देती, लेकिन अगर वो रूल्स तोड़ता है तो कोर्ट उस बॉन्ड के बेस पर उसे वापस बुला सकती है और ओरिजिनल सज़ा दे सकती है। चौथा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अगर केस मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के पास है जिसे हाई कोर्ट ने स्पेशली एम्पावर नहीं किया है और उसे लगा कि प्रोबेशन देना चाहिए, तो वो अपना ओपिनियन लिखकर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भेज देता है। फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही फाइनल डिसीजन लेते हैं। ये नेक्स्ट सबसेक्शन में एक्सप्लेन है। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। राजवीर 20 साल का लड़का है, छोटी सी चोरी के केस में पकड़ा गया। कोर्ट ने देखा कि उसका पहला रिकॉर्ड साफ है और वो स्टूडेंट है। जज ने सोचा ये लड़का सुधर सकता है, तो जज ने उसे 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया और उसको छोड़ दिया और बोला इस पीरियड में तुम किसी इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगे और अच्छा व्यवहार रखोगे। अगर राजवीर ने ये शर्तें तोड़ दी तो उसे वापस बुला लिया जाएगा और उसको जो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी दे दी जाएगी। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 वेयर प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड टू अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 1, such magistrate may thereupon pass such sentence or make such order as he might have passed or made if the case had originally has been heard by him, and if he thinks further inquiry or additional evidence on any point to be necessary, he may make such inquiry or take such evidence himself or direct such inquiry or evidence to be made or taken. सबसेक्शन 2 बात करता है जब किसी केस में मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो हाई कोर्ट से स्पेशली एम्पावर नहीं है को लगे कि ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाना चाहिए, तो वो अपनी ओपिनियन लिखकर केस को मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास भेज सकता है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास फिर उसे केस में वैसे ही ऑर्डर या पनिशमेंट दे सकता है जैसे वो केस उसके सामने ओरिजिनली आया हो। अगर उसे लगे कि और इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस चाहिए तो वो खुद इंक्वायरी कर सकता है या किसी और से करवा सकता है। सबसेक्शन 2 तब अप्लाई होता है जब एक मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जिसे हाई कोर्ट ने स्पेशली एम्पावर नहीं किया हो किसी एक्यूज्ड को प्रोबेशन करना चाहता है, तो वो केस खुद फाइनलाइज नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में वो अपनी ओपिनियन लिखकर कि ऑफेंडर को प्रोबेशन मिलना चाहिए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास केस भेज देता है। दूसरा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का रोल। जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये केस आता है तो उसके पास पूरी पावर्स होती हैं। वो सेम डिसीजन ले सकता है जो वो ले सकता था अगर केस ओरिजिनली उसके पास होता, मतलब वो ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ सकता है या पनिशमेंट दे सकता है। अगर उसे लगे कि केस में कुछ और जांच या सबूत चाहिए तो वो खुद
इंक्वायरी कर सकता है या किसी और से करवा भी सकता है। इसका मेन पर्पस ये है कि हर मजिस्ट्रेट के पास इक्वल पावर्स नहीं होती, इसलिए लॉ ने एक चेक और बैलेंस सिस्टम बनाया है ताकि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट गलती से कोई डिसीजन ना ले जो उसकी अथॉरिटी से बाहर हो। इसलिए फाइनल डिसीजन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के हाथ में रहता है। After that, subsection 3. In any case in which a person is convicted of theft in a building, dishonest misappropriation, cheating or any offence under Bharatiya Nyaya Samhita 2023, punishable with not more than 2 years imprisonment, or any offence under the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, punishable with not more than 2 years imprisonment, or any offence punishable with fine only, and no previous conviction is proved against him, the court before which he is so convicted may, if it thinks fit, having regard to the age, character, antecedents, or physical or mental condition of the offender, and to the trivial nature of the offence, or any extenuating circumstances under which the offence was committed, instead of sentencing him to any punishment, release him after due admonition. सबसेक्शन 3 बात करता है, अगर कोई इंसान छोटी सी ऑफेंस करता है जैसे चोरी, बिल्डिंग में चोरी, चीटिंग या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, और उसका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, यानी वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो कोर्ट उसे सजा देने की बजाय एडमोनिशन यानी डांट कर छोड़ सकती है। कोर्ट ऐसे तब करती है जब उसे लगता है कि ऑफेंडर की उम्र कम है, करैक्टर अच्छा है, उसका बैकग्राउंड साफ है, या ऑफेंस किसी छोटी या मजबूरी वाली सिचुएशन में हुआ है। मतलब अगर गलती छोटी है और इंसान सुधरने लायक है तो उसे जेल भेजने की बजाय एक मौका दिया जाता है कि वो समझ सके कि उसने गलत किया और फ्यूचर में दोबारा ना करे। इसका मकसद पनिशमेंट नहीं बल्कि रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन होता है। जैसे अगर कोई लड़का पहली बार छोटी मोटी चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो तो कोर्ट उसे डांट कर छोड़ सकती है और समझा सकती है कि वो अपना कंडक्ट सुधारे और दोबारा ऐसा ना करे। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 4. An order under this section may be made by an appellate court or by the High Court or Court of Session when exercising its power of revision. सबसेक्शन 4 कहता है कि एपलेट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जब वो अपना रिवीजन पावर का यूज कर रही होती हैं तब भी इस सेक्शन के तहत ऑर्डर दे सकती हैं। मतलब अगर लोअर कोर्ट ने किसी एक्यूज्ड को प्रोबेशन पर छोड़ने या एडमोनिशन का ऑर्डर नहीं दिया तो हायर कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके ऐसे ऑर्डर पास कर सकती है। ये क्लोज इंश्योर करता है कि अगर लोअर कोर्ट से गलती हो गई हो या उसने किसी पहली बार गलती करने वाले व्यक्ति को रिफॉर्म का मौका नहीं दिया हो तो हायर कोर्ट उस डिसीजन को सुधार सकती है और ऑफेंडर को एक सुधरने का मौका दे सकती है। सिंपल शब्दों में ये सबसेक्शन हायर कोर्ट को भी ये अथॉरिटी देता है कि वो प्रोबेशन एडमोनिशन का ऑर्डर पास कर सके ताकि न्याय पूरा और साफ परख हो। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 5. When an order has been made under this section in respect of any offender, the High Court or Court of Session may, on appeal, when there is a right of appeal to such court, or when exercising its power of revision, set aside such order, and lieu thereof pass sentence on such offender according to law, provided that the High Court or Court of Session shall not under the subsection inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was convicted. सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर किसी ऑफेंडर के केस में कोर्ट ने उसे प्रोबेशन पर छोड़ने या एडमोनिशन सिर्फ डांट कर छोड़ने का ऑर्डर दिया है तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उस ऑर्डर को अपील या रिवीजन में चेक कर सकती है। अगर हायर कोर्ट को लगे कि लोअर कोर्ट ने गलत तरीके से प्रोबेशन का ऑर्डर दिया है तो वो उस ऑर्डर को कैंसिल सेट असाइड कर सकती है और उस ऑफेंडर को एप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे सकती है, जैसे इम्प्रिजनमेंट या फाइन, जो कानून के हिसाब से सही हो। लेकिन एक इम्पोर्टेंट लिमिटेशन भी है, हायर कोर्ट ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा सख्त पनिशमेंट नहीं देती जितनी लोअर कोर्ट दे सकती थी। मतलब अगर लोअर कोर्ट मैक्सिमम 2 साल तक की जेल दे सकती थी तो हाई कोर्ट भी उसे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकती। सिंपल शब्दों में ये क्लोज इंश्योर करता है कि हाई कोर्ट के पास पावर हो प्रोबेशन ऑफेंडर को रिव्यू करने की, लेकिन वो पावर्स फेयर और लिमिटेड हो ताकि किसी एक्यूज्ड के साथ अन्याय ना हो। After that, subsection 6, the provisions of section 140, 143, 415 shall so far as may be apply in case of sureties offered in pursuance of the provisions of this section.
सबसेक्शन 6 बात करता है कि जब किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है तो उस केस में जो श्योरिटीज दिए गए हैं उनके रूल्स और कंडीशंस पर कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस लागू होते हैं, जैसे सेक्शन 140, 143 एंड 414। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो व्यक्ति या श्योरिटी ऑफेंडर के लिए बॉन्ड पर साइन करता है उसके ऊपर भी वही कानूनी जिम्मेदारियां और कंडीशंस लागू होंगी जो इन सेक्शंस में लिखी गई हैं। यानी अगर ऑफेंडर अपनी कंडीशंस तोड़ता है तो श्योरिटी पर भी कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि बॉन्ड या बेल बॉन्ड सिर्फ फॉर्मेलिटी ना रहे बल्कि उसके साथ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी भी हो। कोर्ट इस बात का ध्यान रखती है कि ऑफेंडर और उसके श्योरिटी दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और प्रोबेशन के दौरान कानून का पालन करें। After that, subsection 7, the court before directing the release of an offender under subsection 1 shall be satisfied that an offender or his surety has a fixed place of abode or regular occupation in the place for which the court acts or in which the offender is likely to live during the period named for the observance of this section. सबसेक्शन 7 कहता है कि कोर्ट किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ने से पहले ये श्योर कर लेती है कि उस ऑफेंडर या उसके श्योरिटी अगर कोई हो का एक फिक्स्ड प्लेस हो, रेजिडेंस या कोई रेगुलर ऑक्यूपेशन हो। इसका मतलब ये है कि कोर्ट बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी प्रोबेशन पर रिलीज नहीं करती। कोर्ट ये चेक करती है कि ऑफेंडर का रहने का एड्रेस या जॉब स्टेबल हो ताकि वो प्रोबेशन के दौरान आसानी से कॉन्टैक्ट में रहे और अपनी कंडीशंस का पालन कर सके। ये प्रोविजन इसलिए रखा गया है कि कोई ऑफेंडर प्रोबेशन का फ़ायदा उठाकर गायब ना हो जाए या अपनी जिम्मेदारी से बच ना जाए। इससे सिस्टम में डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8, इफ द कोर्ट विच कन्विक्टेड द ऑफेंडर or a court which could have dealt with the offender in respect of his original offense is satisfied that the offender has failed to observe any of the condition of his cognizance, it may issue a warrant for his apprehension. सबसेक्शन 8 बात करता है अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऑफेंडर ने प्रोबेशन के दौरान अपनी कंडीशंस तोड़ दी हैं, जैसे उसने गुड बिहेवियर मेंटेन नहीं किया या कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं हुआ या कोई और शर्त तोड़ दी है, तो कोर्ट उसके लिए वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है। यानी अगर ऑफेंडर ने अपने प्रोबेशन बॉन्ड के रूल्स का पालन नहीं किया तो कोर्ट उसको दोबारा पकड़ने के लिए ऑर्डर दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेशन कोई पूरा छूट नहीं है, ये कंडीशनल फ्रीडम है। अगर कंडीशंस वायलेट होती हैं तो ऑफेंडर को दोबारा कोर्ट के सामने लाया जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। After that, subsection 9, an offender when apprehended on any such warrant shall be brought forthwith before the court issuing the warrant, and such court may either remand him in custody until the case is heard or admit him to bail with the sufficient surety conditioned or his appearing for sentence, and such court may after hearing the case pass sentence. Subsection 9 कहता है कि जब किसी ऑफेंडर के खिलाफ वारंट इशू हो गया है क्योंकि उसने प्रोबेशन की कंडीशंस तोड़ दी हैं और उसे पकड़ लिया जाता है, तो उसे तुरंत उस कोर्ट के सामने लाया जाता है जिन्होंने ये वारंट इशू किया था। फिर कोर्ट के पास दो ऑप्शंस होते हैं। कोर्ट उस ऑफेंडर को कस्टडी में रिमांड जेल भेज सकती है जब तक केस डिसाइड नहीं होता, या कोर्ट उसे बेल पर रिलीज कर सकती है, लेकिन एक श्योरिटी के साथ, जिससे ये कंडीशंस होती हैं कि ऑफेंडर दोबारा कोर्ट के सामने सेंटेंस सुनने के लिए जरूर आएगा। उसके बाद कोर्ट ऑफेंडर के केस सुनकर फैसला देती है और अगर कोर्ट को लगे कि उसके ऊपर पनिशमेंट भी लगा सकती है। सिंपल शब्दों में ये क्लोज इंश्योर करता है कि अगर कोई ऑफेंडर प्रोबेशन के दौरान अपने कंडीशंस तोड़ता है तो उसको कोर्ट के सामने लाकर न्यायिक कार्रवाई के तहत दोबारा से सजा दी जा सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 10, nothing in this section shall affect the provisions of the Probation of Offender Act 1958 or the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 or any other law for the time being in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offenders. Subsection 10 बात करता है सेक्शन 401 के प्रोविजंस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 और किसी भी दूसरे एप्लीकेबल लॉ के प्रोविजंस को एक्ट नहीं करते। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है अगर कोई ऑफेंडर को प्रोबेशन
एडमोनिशन या रिहैबिलिटेशन दिया जा रहा है तो इस किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ के ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स को रोकता या लिमिट नहीं करता। यानी अगर ऑफेंडर जुवेनाइल है या कोई और लॉ एप्लीकेबल है तो उसके लिए उस एप्लीकेबल लॉ के रूल्स और प्रोग्राम्स भी लागू रहेंगे। इसका मकसद ये है कि ऑफेंडर को सुधार और रिहैबिलिटेशन का पूरा सिस्टम बना रहे। और सेक्शन 401 सिर्फ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्रोबेशन और एडमोनिशन के लिए, लेकिन ये रिहैबिलिटेशन के दूसरे लीगल टूल्स को ब्लॉक नहीं करता। आफ्टर दैट सेक्शन 402 स्पेशल रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 402 बात करता है अगर कोर्ट के पास मौका था कि वो किसी एक्यूज्ड को सेक्शन 401 के अंडर या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के तहत प्रोबेशन या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे सकता था, या किसी यूथफुल ऑफेंडर को जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 या किसी और एप्लीकेबल लॉ के अंडर रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग या ट्रीटमेंट दे सकता था। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तो कोर्ट को अपने जजमेंट में रीजंस लिखने जरूरी हैं कि क्यों उसने प्रोबेशन या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं दिया। सिंपल शब्दों में, अगर कोर्ट किसी ऑफेंडर को सॉफ्ट ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन दे सकता था और उसने नहीं दिया तो अपने डिसीजन में इसका रीजन देना होगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 402 स्पेशल रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस वेयर इन एनी केस द कोर्ट कुड हैव डेल्ट विद A. An accused person under section 401 or under the provisions of the Probation of Offenders Act 1958, or a youthful offender under the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act 2015, or any other law for the time being in force for the treatment, training or rehabilitation of youthful offenders, but has not done so, it shall record in its judgment the special reasons for not having done so. सेक्शन 402 BNSS बेसिकली कोर्ट को गाइड करता है कि अगर कोई ऑफेंडर को सॉफ्ट ट्रीटमेंट या ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट मिल सकती है तो कोर्ट को इस पॉसिबिलिटी के बारे में कंसिडर करना चाहिए। अब बात करते हैं किसको अप्लाई होता है। एक्यूज्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन क्राइम का एक्यूज्ड है, कोर्ट उसको सेक्शन 401 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अंडर प्रोबेशन या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे सकता था। अगर ऑफेंडर यूथ जुवेनाइल है, कोर्ट उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 या किसी और लॉ के अंडर रिहैबिलिटेशन, ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दे सकता था। अगर कोर्ट ने इन ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं लिया या फुल पनिशमेंट दिया विदाउट गिविंग अ चांस ऑफ प्रोबेशन और रिहैब, तो कोर्ट को अपनी जजमेंट में रीजंस रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करना कि कोर्ट सॉफ्ट अप्रोच को इग्नोर ना करे। अगर हार्श पनिशमेंट दिया है तो रीजंस क्लियर होने चाहिए कि क्यों ऑफेंडर को प्रोबेशन या रिहैबिलिटेशन नहीं दिया। ये फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जुवेनाइल या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के केस में। इन शॉर्ट, सेक्शन 402 का मेन पर्पस है कि अगर कोर्ट किसी ऑफेंडर को प्रोबेशन, सॉफ्ट ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन दे सकता था और उसने नहीं दिया तो अपनी जजमेंट में रीजन बताना जरूरी है। ये लॉ इंश्योर करता है कि कोर्ट हर केस में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को कंसीडर करे और अपने डिसीजन ट्रांसपेरेंट रखे, स्पेशली यंग ऑफेंडर और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 403 की, कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट। सेक्शन 403 बात करता है वंस कोर्ट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर, उसको जनरली बदला नहीं जा सकता। कोर्ट सिर्फ क्लैरिकल मिस्टेक्स लाइक स्पेलिंग एरर्स, रॉन्ग नेम या अर्थमेटिकल एरर्स लाइक कैलकुलेशन मिस्टेक्स इन फाइन्स, कंपनसेशन और सेंटेंसेस करेक्ट कर सकता है। अगर कोई स्पेसिफिक लॉ या संहिता और ऑप्शन दे तब ही कोर्ट रिव्यू या ऑल्टर कर सकता है। इसका मेन पर्पस ये इंश्योर करना कि कोर्ट के डिसीजन स्टेबल हैं और फाइनल रहें। सिर्फ टेक्निकल एरर्स को करेक्ट करना अलाउड है, डिसीजन को चेंज करना नहीं है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 403, कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट save as otherwise provided by this Sanhita or by any other law for the time being in force, no court, when it has signed its judgment or final order disposing of a case, shall alter or review the same except to correct a clerical or arithmetical error. सेक्शन 403 बात करता है कि जब एक कोर्ट अपने जजमेंट या फाइनल ऑर्डर लिखकर उस पर साइन कर देता है तो उसके बाद वो अपना फैसला बदल या रिव्यू नहीं कर सकता।
कोर्ट सिर्फ तभी अपनी जजमेंट में कोई बदलाव कर सकता है जब उसमें कोई छोटी क्लैरिकल या अर्थमेटिकल एरर हो, जैसे लिखने में गलती या हिसाब में मिस्टेक। इस सेक्शन का मेन पर्पस ये है कि कोर्ट के फैसलों में फाइनलिटी बनी रहे और उन्हें बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। अगर कोर्ट अपना साइंड जजमेंट फ्रीली बदल सके तो लीगल सिस्टम में सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए जब तक एक कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट साइन कर दिए हैं तो उसके बाद उसको सिर्फ छोटी मोटी टाइपिंग या कैलकुलेशन गलतियों का करेक्शन ही अलाउड है, लेकिन उस जजमेंट के सब्सटेंस या डिसीजन में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट सेक्शन 403 ये इंश्योर करता है कि कोर्ट का साइंड जजमेंट या फाइनल ऑर्डर जनरली फाइनल है। सिर्फ छोटी मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सेक्शन 404 की, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू एक्यूज्ड एंड अदर पर्सन्स। सेक्शन 404 बात करता है कि जब एक्यूज्ड को इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस दिया जाए तो कोर्ट को जजमेंट की कॉपी तुरंत फ्री में देनी चाहिए। एक्यूज्ड अपनी रिक्वेस्ट पर सर्टिफाइड कॉपी या ट्रांसलेशन भी ले सकता है, और अगर जजमेंट अपीलेबल है कोर्ट को अपील का टाइम पीरियड भी इन्फॉर्म करना होता है। जो भी जजमेंट या ऑर्डर से डायरेक्टली अफेक्टेड है वो एप्लीकेशन करके कॉपी ले सकता है, और अगर स्पेशल रीजन्स हो तो फ्री कॉपी भी मिल सकती है। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और गवर्नमेंट के लिए भी सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा सकती है। हाई कोर्ट रूल्स के अंडर जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है वो भी फीस पे करके कॉपी ले सकते हैं। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 404 कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू एक्यूज्ड एंड अदर पर्सन। सबसेक्शन 1 When the accused is sentenced to imprisonment, a copy of the judgment shall immediately after the pronouncement of the judgment be given to him free of cost. Section 401 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर accused को imprisonment दी गई है तो जजमेंट की कॉपी तुरंत फ्री में देनी चाहिए, immediately after pronouncement। इसका मेन पर्पस ये है accused को अपना केस और जजमेंट समझने का राइट मिले। After that, subsection 2, on the application of the accused, a certified copy of the judgment, or when he so desires, a translation in his own language, if practicable, or in the language of the court, shall be given to him without delay. And such copy shall, in every case where the judgment is appealable by the accused, be given free of cost. Provided that where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, a certified copy of the judgment shall be immediately given to the accused free of cost, whether or not he applies for the same. Section 404 सबसेक्शन 2 कहता है accused की रिक्वेस्ट पर सर्टिफाइड कॉपी या ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज या कोर्ट की लैंग्वेज में दी जाए। अगर जजमेंट अपीलेबल है ये कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देना कंपल्सरी है। इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट कंफर्मेशन के बाद कॉपी इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, चाहे एक्यूज्ड अप्लाई करे या ना करे। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3 द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 136 एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू अ जजमेंट विच इज अपीलेबल बाय द एक्यूज्ड। सबसेक्शन 3 कहता है ये रूल सेक्शन 136 के ऑर्डर्स पर भी लागू होते हैं जैसे अपीलेबल जजमेंट्स पर होता है। After that, subsection 4, when the accused is sentenced to death by any court and an appeal lies from such judgment as of right, the court shall inform him of the period which, if he wishes to appeal, his appeal should be preferred. Subsection 4 कहता है अगर accused को death sentence दिया गया है और appeal as of right available है, कोर्ट को accused को अपील फाइल करने का टाइम पीरियड इन्फॉर्म करना होगा। After that, subsection 5, save as otherwise provided in subsection 2, any person affected by a judgment or order passed by a criminal court shall, on an application made in this behalf and on payment of the prescribed charges, be given a copy of such judgment or order or of any deposition on other part of the record, provided further that the court may, on an application made in the behalf by the prosecuting officer, provide to the government free of cost a certified copy of such judgment, order, deposition or record. Subsection 5 कहता है कि affected person other than accused भी एप्लीकेशन करके जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी ले सकता है। पेमेंट के साथ कॉपी मिलेगी, लेकिन कोर्ट स्पेशल रीजन्स हो तो फ्री कॉपी भी दे सकती है।
इसके अलावा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या गवर्नमेंट को भी सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, द हाई कोर्ट में बाय रूल्स प्रोवाइड फॉर द ग्रांट ऑफ कॉपीज ऑफ एनी जजमेंट or order of a criminal court to any person who is not affected by a judgment or order on payment by such person of such fees and subject to such conditions as the High Court may by such rules provide. सेक्शन 404 सबसेक्शन 6 कहता है हाई कोर्ट रूल्स के अंडर जो डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है वो भी फीस पे करके जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी ले सकता है कंडीशंस के साथ। इन शॉर्ट सेक्शन 404 का मेन पॉइंट ये है कि एक्यूज्ड और अफेक्टेड पर्सन को जजमेंट की कॉपी टाइमली और फेयर मैनर में प्रोवाइड करनी जरूरी है और डेथ सेंटेंस या अपीलेबल जजमेंट के केसेस में स्पेशल प्रोविजंस फॉलो करने हैं। एक्यूज्ड को फ्री कॉपी और जरूरत पर ट्रांसलेशन मिलनी चाहिए और अदर अफेक्टेड पर्सन और गवर्नमेंट को भी कोर्ट रूल्स के अंडर कॉपी मिल सकती है। ये लॉ इंश्योर करता है कि सभी पार्टीज अपने राइट्स को समझ सकें और अपील प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। आफ्टर दैट सेक्शन 405 जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड। सेक्शन 405 बात करता है जजमेंट को हमेशा कोर्ट के रिकॉर्ड्स में फाइल करना जरूरी है। अगर जजमेंट की लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज से अलग है और किसी पार्टी को ट्रांसलेशन चाहिए तो कोर्ट को उसका ट्रांसलेशन भी रिकॉर्ड के साथ अटैच करना होगा। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 405 जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड। The original judgment shall be filed with the record of the proceedings and where the original is recorded in a language different from that of the court, and if either party so requires, a translation thereof into the language of the court shall be added to such record. Section 405 कहता है कि ओरिजिनल जजमेंट कोर्ट के रिकॉर्ड्स में फाइल की जानी चाहिए। अगर जजमेंट किसी लैंग्वेज में लिखी गई है जो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज से अलग है और किसी पार्टी को जरूरत हो तो कोर्ट को उसका ट्रांसलेशन कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड के साथ अटैच करना होगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक केस में जजमेंट हिंदी में लिखी है लेकिन कोर्ट का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और पार्टी चाहती है इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो कोर्ट को जजमेंट के साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी रिकॉर्ड में अटैच करना होगा। इन शॉर्ट सेक्शन 405 का मतलब है जजमेंट को कोर्ट के रिकॉर्ड में फाइल करना कंपलसरी है और अगर ओरिजिनल लैंग्वेज कोर्ट की लैंग्वेज से अलग है और पार्टी चाहे तो ट्रांसलेशन भी अटैच करनी होगी। आफ्टर दैट सेक्शन 406 कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड अ कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन केसेस ट्राई बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द कोर्ट और सच मजिस्ट्रेट एज द केस में बी shall forward a copy of its or his finding and sentence if any to the district magistrate within whose local jurisdiction the trial was held. सेक्शन 406 बात करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने फाइंडिंग और सेंटेंस की कॉपी ट्रायल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करें जिसके एरिया में ट्रायल हुआ हो। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 406 कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट in cases tried by the court of session or a chief judicial magistrate, the court of such magistrate, as the case may be, shall forward a copy of its or his finding and sentence, if any, to the district magistrate within whose local jurisdiction the trial was held. Section 406 बेसिकली कहता है कि अगर केस कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में ट्राई हुआ हो तो ये लॉ रिकॉर्ड कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैंडेटरी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को केस के ऑफिशियल रिजल्ट का रिकॉर्ड मिलेगा जिससे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अवेयर रहे। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। अगर किसी सिटी में कोर्ट ने 2 साल की जेल दी है तो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये फाइंडिंग और सेंटेंस की कॉपी सेंड करेगी। इन शॉर्ट सेक्शन 406 का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने डिसीजन की कॉपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजें जहां ट्रायल हुआ है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव और रिकॉर्ड पर्पस फुलफिल हो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड लीगल एक्सप्लेनेशन।